हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अनुराधा करेंगे। ठीक है, कहानी जो श्री पंकज कुमार के द्वारा रचित है। तो अनुराधा जो है ना एक महिला है। और जो पंकज कुमार है पहले उनका सामान्य परिचय जान लेते हैं। ये 1 जून 1983 में इनका जन्म हुआ था। और ये दर्शन शास्त्र में बीए कर रहे हैं। अभी ये हैं इस जहाँ मतलब अभी ये हैं, मतलब मृत्यु नहीं हुई है और इस संसार में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2006 उत्तराखंड में सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने युवा हिंदी कहानी प्रतियोगिता में इस कहानी को लिखकर साहित्य में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करा था। और ये इनकी जो कहानी है यह साहित्य अमृत में प्रकाशित 2006 में हुई थी। तो पंकज कुमार जो हैं वो हिंदी के आजकल के सबसे बड़े और आजकल के जो विषय चल रहे हैं जैसे एड्स के बारे में उसके पर इन्होंने कहानी लिखी थी अनुराधा। भारतीय समाज जागरूक तो हुआ है, पर जिस गति से व्यक्ति ने भौतिक विकास किया है उस गति से उसमें जागरूकता विकसित नहीं हो रही। यही कारण है कि युवा वर्ग दिशाहीन है। पुरानी मान्यताएं विघटित हो रही हैं, जबकि नवीनतम विकसित नहीं हो पा रही। अनुराधा जीवन की विषम परिस्थितियों में अपनी मान्यताओं के अनुसार जीवन व्यतीत करने का निर्णय लेती है। यहाँ पे जो कहानी में नायिका है ना, ये अपनी अनुसार निर्णय लेने के लिए सक्षम हो रही है। पहले हम इसका सार जान लेते हैं कहानी का। अनुराधा ने ललित कला में बीए किया था। अपने पिता की हैसियत के मुताबिक यह 20-21 साल की होने पर माँ की जिद के कारण इन्होंने विजय नाम के एक लड़के से शादी कर ली। उसकी ससुराल में अम्मा जी थी, मतलब सास थी, ससुर थे और देवर और देवरानी थी। देवर का नाम था अजय और देवरानी का नाम था करुणा। हुआ ये कि थोड़े समय के बाद 1-2 साल की ही बात है, विजय एक दिन बीमार हो गया। पहले तो गांव के ही किसी डॉक्टर को दिखाया, फिर शहर के डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि विजय को एचआईवी पॉजिटिव है। डॉक्टर ने केस हिस्ट्री तैयार की और अनुराधा से कहा कि तुम विजय के साथ मत रहो। उसे ऐसी सलाह डॉक्टर ने दी। विजय को तो जैसे सांप सूंघ गया था। अकेला पलंग पर मुरझाया पड़ा रहता। अनुराधा भी कमरे में एक कोने में बैठी रहती। विजय ने किसी दूसरे अस्पताल में जाने से इनकार कर दिया था। उसका मानना था कि यह बीमारी लाइलाज है। जब मरना ही है तो अपने रिश्तेदारों के बीच में ही प्राण क्यों ना छोड़े। दूसरी तरफ विजय का जो छोटा भाई था अजय, अपने परिवार को लेकर शहर रहने चला गया। वह अपने परिवार को इस संक्रामक रोग से बचाना चाहता था। घर में रह गए थे अम्मा जी, बाबूजी, अनुराधा और उसका पति। वह डॉक्टर की चेतावनी के बावजूद भी अनुराधा विजय के कमरे में ही सोती थी ताकि विजय खुद को अकेला महसूस न कर पाए। विजय ने एक दिन कहा, मेरी जो थोड़ी बहुत जिंदगी बची है मैं उसमें तुम्हें अधिक से अधिक प्यार देना चाहता हूँ। दूसरे दिन अम्मा जी कह रही थी, विजय से भागा न करो बहू, यही तो औरत का धर्म है। दिन बीतते गए, धीरे धीरे विजय का बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। और इतना मुश्किल हो गया कि वह करवट भी नहीं ले पा रहा था। उसकी छाती, सिर, पतली कलाइयों से आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ मौन था। अनुराधा रोना चाहती थी। देहागमन को प्राप्त हो चुका था। उसकी मृत्यु हो गई थी।
अनुराधा के देवर अजय ने एक बार सुझाव दिया था अनुराधा को कि तुम लेडी डॉक्टर को दिखाती हो, चेकअप करवाती हो, तो विजय की बीमारी के बारे में भी बता देना ताकि उन्हें होने वाले संभावित खतरे से तुम्हें बचाया जा सके। लेकिन अम्मा और बाबूजी ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया। अनुराधा का परिवार विजय की बीमारी के कारण आर्थिक रूप से टूट गया था क्योंकि विजय नौकरी करता था और साथ ही साथ उसकी काफी अच्छी पेंशन भी आती थी, पीएफ भी आ रहा था। सुरक्षित प्रसव के लिए शहर जाना पड़ता अनुराधा को, जिसका खर्च परिवार वाले उठाने में असमर्थ थे। बाबूजी सरकारी दफ्तरों से जो भी जमा पैसा था वो मिल गया था। विजय का पीएफ का भी पैसा मिल गया था और यह चेक अनुराधा के नाम से था। उसका अजय के साथ बैंक में संयुक्त खाता खुलवाया गया। अनुराधा को यह बहुत बुरा लगा क्योंकि उसके स्वाभाविक अधिकार को नकारा जा रहा था क्योंकि उसके चेक पर केवल अनुराधा का ही अधिकार था। अनुराधा को दूसरी परेशानी थी, उसे चिंता थी कि कहीं उसकी आने वाली संतान रोगी ना हो, इसलिए अपना डॉक्टरी परीक्षण जरूर करवा लेना चाहती थी। एक दिन हिम्मत कर उसने बाबूजी से के लिए तैयार हो गई। व्यवस्थित ढंग से बिंदी साड़ी वाड़ी पहनकर अजय के पास पहुंची। दरवाजे पर अजय और उसकी पत्नी करुणा ने उसके पैर छुए और अनुराधा ने बताया कि मैं अम्मा व बाबूजी की मर्जी के खिलाफ यहाँ आई हूँ। ढंग से इलाज करवाना चाहती हूँ। तुम मेरे यहाँ आने से डर तो नहीं रहे अजय? अजय रूखी हंसी में हंस पड़ा। क्या कर लूंगा मैं डर कर? अजय के स्वर में आत्मविश्वास था। उन्होंने अनुराधा की ओर देखा और लगता है भाभी आप डर गई हैं। भाभी अनुराधा ने कहा, हाँ मैं डर गई हूँ। अनुराधा जीना चाहती है इसलिए डर गई है और डर कर ही आज मैं अपने समस्त भयों से मुक्त हो रही हूँ। अनुराधा का निर्णय है कि वह अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। इस तरह से इस कहानी का जो सार है वो अभी अभी मैंने आपको बताया। अब इस कहानी का कुछ चरम बिंदु हैं, उनको हम ले लेते हैं, जिसको सुनने पर आपको एक बार फिर कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अनुराधा शहर में बीए पास ललित कला में पढ़ी लिखी स्नातक है। स्नातक मतलब बीए। वह शहर की लड़की है। वह इसी ललित कला में ही कैरियर अपना जीवन ढालना चाहती है, नौकरी करना चाहती है। उसकी उम्र शादी लायक होने पर माँ की जिद के सामने वह विवाह करने के लिए विवश हो जाती है। वह विजय से विवाह बंधन में बन जाती है। 2 वर्ष तक वह माँ नहीं बनी, उसकी कोई औलाद नहीं हुई। विजय की एक दिन चिकित्सक ने जांच से पता चला कि विजय एचआईवी पॉजिटिव है। चिकित्सक अनुराधा को सलाह देता है कि वह अपने पति से दूर रहे। अनुराधा का देवर व विजय का छोटा भाई अजय अपनी पत्नी करुणा संग संक्रमण के डर से घर छोड़कर शहर चला गया। अनुराधा संस्कारों में बंधी है। उन्हीं संस्कारों में विवश होकर वह न चाहते हुए भी अपने पति विजय के अंधे प्रेम का परिणाम अपने शरीर पर झेल रही है। विजय का उचित इलाज न मिलने पर रोग बढ़ गया और वह
असमय ही काल का ग्रास बन गया। विजय की मृत्यु के बाद बीमा कंपनी व दफ्तर जहां वह कार्यरत था, काफी धनराशि अनुराधा के नाम से चेक के द्वारा मिलती है। उसकी पत्नी अनुराधा सजग होती है और अपनी व अपने होने वाले बच्चे के भविष्य की चिंता में लग जाती है। अनुराधा को समझ आ जाता है कि उसके पति विजय के न रहने पर अब उसे सबका मोह छोड़कर अपने लिए संघर्ष करना है। अनुराधा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ससुराल में विरोध के लिए बाध्य हो उठती है। वह संयुक्त खाता जो अजय के नाम से खोला गया था उसके साथ में अपना पैसा चाहती है। वह तैयार होकर अपने देवर अजय और उसकी पत्नी करुणा के घर जाती है। दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं। वह कहती है, मैं यहाँ अपने सास ससुर की मर्जी के खिलाफ आई हूँ, लेकिन मुझे मेरे स्वास्थ्य का चेकअप करवाना है। अजय कहता है कि भाभी, आप अपनी शंका दूर कर लो। अनुराधा कहती है, मैं डर गई हूँ। वह इसलिए डर गई है क्योंकि वह जीना चाहती है और इसी जीने के कारण उसने सारे डर जो परिवार के प्रति जिम्मेदारियां थीं उसे छोड़कर छोड़ना चाहती है। वह अपने लिए संघर्ष कर रही है। वह जीने के लिए तैयार है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। वह अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है। एक नारी का संघर्ष है, यह एक युद्ध भूमि भी है। वह कहती है कि मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया है। अब प्रश्नों से मुक्त होना मैं चाहती हूँ। मैं संघर्ष करूंगी। नारी का इस तरह अनवरत लगातार संघर्ष जारी रहेगा और अनुराधा इससे पीछे कभी नहीं हटेगी। इस कहानी में अनुराधा ने अपनी आत्म संवेदना को, अपनी मनः स्थिति को और इससे उठने वाले द्वंद को, विवाद को खूब जोर से प्रस्तुत किया है। अब हम इस कहानी के आधार पर इसके लघु प्रश्न की ओर चलते हैं। औरत देह की नहीं, दिल और दिमाग की औरत देह की नहीं, दिल और दिमाग भी है उसमें। वाक्य अनुराधा ने किससे कहा? उत्तर आता है स्वयं से। विजय के छोटे भाई अजय ने घर क्यों छोड़ा? वह बड़े भाई विजय के रोग से भयभीत था। प्रश्न, सभी विजय को छोड़ गए, मगर मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? अनुराधा ने क्यों कहा? उत्तर, क्योंकि वह अपने संस्कारों, सामाजिक मर्यादाओं से बंधी हुई है। प्रश्न, अनुराधा ने शहर जाकर नौकरी करने के बारे में क्यों सोचा? उत्तर, भय मुक्त होकर स्वस्थ जीवन जीने के लिए। इस तरह से हमने कुछ एक लघु प्रश्नों को करा और आते हैं प्रश्न। डॉक्टर ने अनुराधा को पति से बचने रहने के लिए क्या निर्देश दिए? उत्तर, स्वयं उसकी देखभाल करते हुए अपना बचाव भी करते रहना। लघु प्रश्न, अनुराधा की स्थिति में किसी भी नारी को सामाजिक मर्यादाओं और संस्कारों का क्या करना चाहिए? उसे सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। प्रश्न, डॉक्टर ने विजय को दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए क्यों कहा था? उत्तर, उसे डॉक्टर की राय माननी चाहिए थी और अपनी पत्नी अनुराधा से दूर रहना चाहिए था।
प्रश्न, विजय की बीमारी का पता चलते ही उसका छोटा भाई अजय घर छोड़कर चला गया तथा माता पिता उससे कटे कटे रहने लगे। क्यों? उत्तर, यह अनुचित था क्योंकि एड्स रोगी के साथ रहने मात्र से यह रोग नहीं होता। वह छूत का रोग नहीं है। प्रश्न, कहानी पढ़ने के बाद आपको विजय के चरित्र के विषय में क्या प्रबल धारणा बनती है? उत्तर, विजय को प्यार की सही परिभाषा नहीं पता थी, अन्यथा वह अनुराधा को अपने रोग से बचा कर रखने का प्रयास करता। प्रश्न, अजय के साथ अनुराधा का संयुक्त खाता खुलने पर अनुराधा को अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि पति की संपत्ति पर उसके सहज अधिकार को नकारा जा रहा था। प्रश्न, शहर जाने से पूर्व अनुराधा ने बिंदी भी लगाई, क्यों? क्योंकि वह व्यवस्थित साज सज्जा से स्वयं में आत्मविश्वास भर लेना चाहती थी। प्रश्न, जब अनुराधा अजय के घर पहुंची तो क्या हुआ? उत्तर, उसके देवर और देवरानी अजय और करुणा ने तुरंत बढ़कर अपनी भाभी अनुराधा के चरण स्पर्श किए। प्रश्न बन रहा है, इस अनुराधा कहानी के शीर्षक पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर आता है, कहानी का शीर्षक अनुराधा उचित है या नहीं। इस पर विचार करने के लिए हमें किसी कहानी का शीर्षक उसके मूल तथ्य से पूरी तरह से जुड़ा लेना चाहिए। इस दृष्टि से भी अनुराधा उचित प्रतीत होता है। कहानी का ताना बाना इसकी प्रमुख नायिका अनुराधा पर ही केंद्रित है। पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द घूम रही है। इसमें अनुराधा के चरित्र को खूब उभारा गया है। अनुराधा एक ऐसी भारतीय नारी है जो संस्कारों व शालीनता से बंधी है। वह अपने पितृ व पतिग्रह की सारी जिम्मेदारियां निभा रही है। अंततः वह जान जाती है कि केवल संबल से ही समस्याओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है और इसके अधिकार की आवश्यकता है। वह लड़कर भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः अनुराधा शीर्षक इस कहानी का पूरा सटीक व उपयुक्त है। अनुराधा कहानी की भाषा शैली पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। पंकज कुमार के द्वारा रचित कहानी अनुराधा एक चिंतन प्रधान शैली में लिखी कहानी है। इसमें नारी मन की अंतर्व्यथा का खूब खुलकर चित्रण किया गया है। इसलिए इसे मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिखा हुआ कहानी भी कहा जाता है। इस कहानी में प्रश्नात्मक शैली भी अपनाई गई है। विजय की मृत्यु के बाद की परिस्थितियों का वर्णन पंकज लेखक ने वृत्तात्मक शैली में किया है। कहीं कहीं समस्या को उभारने के लिए व्यंग्यात्मक शैली का भी आश्रय लेखक ने लिया है। बीमारी का पता चलता है तब उससे सब अलग हो जाते हैं, किंतु अनु अर्थात अनुराधा को ही उसके पास छोड़ दिया जाता है। उस समय अनुराधा अपने संबंध में जो सोचती है उसमें व्यंग्यात्मक शैली देखी जा सकती है। कहानी में कहीं कहीं चित्रात्मक शैली भी अपनाई गई है। कथा में बहुत ही सीमित पात्र हैं। बाबूजी हैं, अम्मा जी हैं, विजय है, विजय की पत्नी अनुराधा और विजय का छोटा भाई अजय और उसकी पत्नी करुणा ही हैं। सभी अपनी अपनी समस्याओं में इतने उलझे हुए हैं कि उनमें परस्पर बातचीत का भी अवकाश नहीं मिलता। संवादों में अंतर्द्वंद्वात्मक शैली अपनाई गई है। कहानी में बोलचाल की भाषा भी है। वाक्य संरचना आसान है।
तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है, जैसे आज, मेरा, आंसू, पूरब, पलंग आदि। देशज शब्द भी प्रयोग किए गए हैं, जैसे सटाकर। विदेशी शब्दों का भी प्रयोग है, वजूद, हजामत, हैसियत आदि। पासबुक, लेडी, डॉक्टर आदि। कहानी में सूक्ति वाक्य भी हैं। यह अधिकार सिर्फ सबल के हिस्से में ही आता है। औरत देही नहीं, दिल और दिमाग भी रखती है। उपर्युक्त सभी बातों से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि लेखक पंकज कुमार के द्वारा रचित कहानी अनुराधा की भाषा शैली उच्चतम शिखर पर आसीन होने के लिए तत्पर है और पूरी तरह से सहजता को बरकरार करते हुए प्रभावशाली भी है। प्रश्न आता है कि अनुराधा कहानी का हेलो हेलो। हेलो, हाँ, ये लाइट चली गई थी। हेलो। जी, जी। जी सर। हाँ, अब हाँ, लाइट चली गई थी ना, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जी, अब दोबारा से स्टार्ट हो गया। मेरी आवाज सुनाई दे रही बेटा? जी, जी सर जी। चलो ठीक है, ओके बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का उद्देश्य क्या है? अनुराधा कहानी का क्या उद्देश्य है? लेखक पंकज कुमार द्वारा रचित अनुराधा कहानी नारी जीवन की समस्याओं को उभारने में पूरी तरह से सक्षम है। आज नारी समाज हो या पुरुष समाज हो, दोनों में पूरी तरह से भ्रमित है। दोनों अपने वजूद को बचाने के लिए जुस्तजू कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और इस कहानी में नारी के अधिकारों की चर्चा की गई है, पर पारंपरिक रूढ़िवादिता की सच्चाई को सामने लाया गया है। कहानीकार सभी पात्रों के माध्यम से यह कहना चाहता है कि समस्याएं हैं, कठिनाइयां भी हैं और सामाजिक बाधाएं तो भरी पड़ी हैं, लेकिन इसके बीच रहते हुए भी संघर्ष करते हुए जीना आना चाहिए। जो इस मंत्र को समझ गया है वही सफल है। आपकी इस अनुराधा कहानी की नायिका पूरी तरह से इस बात को समझ चुकी है, अतः कहानी का उद्देश्य पूरी तरह से सापेक्ष है और सटीक है। आपने अनुराधा विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं कई बार कि आपने अनुराधा कहानी से क्या सीखा? तब उत्तर दे सकते हैं विद्यार्थी कि पंकज कुमार लेखक के द्वारा रचित कहानी अनुराधा से में हमने नारी मन की अंतर्वेदना को सीखा है। किसी समस्या पर खुलकर चर्चा करने से हम अनेक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। नारी को शुरू से ही अपने अस्तित्व का एहसास करा करा देना चाहिए या उसे पता होना चाहिए, ताकि वह स्वयं विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। कठिन परिस्थितियों से भागना कोई शोभा नहीं देता, क्योंकि जितना भागेंगे कठिन परिस्थितियां और बढ़कर सामने आएंगी, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। यह कहानी समस्या प्रधान है। इसमें अनेक शैलियों का आश्रय लिया गया है। भाषा अत्यंत सरल और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मुहावरेदार और चटपटी है। सामाजिक व मानसिक आदि अनेक समस्याओं से इसमें वक्तव्यों को प्रस्तुत करा गया है, जिसमें सबसे बड़ी बीमारी एड्स को लिया गया है। प्रश्न बनता है, एड्स की रोकथाम के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार ने हर जिले के लिए हर सरकारी अस्पताल में एचआईवी की मुफ्त जांच की सुविधा मुहैया करवा दी है। आजकल एड्स रोगी सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह कोई ऐसा रोग नहीं कि छूने से या पास बैठने से दूसरे के शरीर पर असर कर जाएगा। इसकी सुख जिसको होता है उसकी खुलकर
देखभाल करनी चाहिए और साथ ही साथ किसी प्रकार का दुराव नहीं करना चाहिए। पाठांतर प्रश्न बनते हैं। प्रश्न पहला, मैं जानता हूँ मेरा रोग लाइलाज है। विजय का यह कथन क्या पूर्णतः सही है? वर्तमान खोजों के आधार पर समीक्षा कीजिए। उत्तर, मैं हेलो हेलो। यस सर। हाँ बेटा, ये लाइट फिर चली गई थी ना दोबारा से, अब लाइट आ गई है। मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? जी सर जी। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है, मैं जानता हूँ मेरा रोग लाइलाज है। विजय का यह कथन क्या पूर्णतः सही है? वर्तमान खोजों के आधार पर, वर्तमान में ना आजकल की खोजों के आधार पर अपने उत्तर की समीक्षा कीजिए। तो उत्तर है, मैं जानता हूं कि मेरा जो रोग है ना वो लाइलाज है। यह कथन विजय का सही तो है क्योंकि वो बीमार है, ऐसा तो बोलेगा ही, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। आजकल अनेक परीक्षण और औषधियां उपलब्ध हो रही हैं जिससे एड्स प्रारंभिक स्थिति में जांच कर उस पर नियंत्रण किया जा सकता है और इस अवस्था में एड्स से वाले व्यक्ति से दूर नहीं भागा जाता, बल्कि उसे सहानुभूतिपूर्ण बातें करके उसकी हिम्मत बधाई जाती है। प्रश्न दो, अनुराधा की सास के चरित्र की दो कोई विशेषताएं बताओ। एक तो रूढ़िवादी है, दूसरा एड्स ग्रसित बेटे के पास तक नहीं जा रही। ये दो विशेषताएं उसकी सास की हैं। प्रश्न आता है, इसमें इस सिनेमा माई भाषा को अपने कॉलेज के भाषणों बैठकों तक ही रखो, यहां मत बोलो। वाक्य किसने किससे कब और क्यों कहा? जब अनुराधा को अनुभव हुआ कि वह स्वयं को स्वस्थ अनुभव नहीं कर रही, तब उसने स्वयं भी जांच कराने की इच्छा प्रकट की। उसने सास ससुर उसके सास ससुर ने इस बात को नकार दिया और कोई ध्यान भी नहीं दिया। तब उसने हिम्मत बटोरकर बाबूजी से चेकबुक व पासबुक मांगी। इस पर बाबूजी ने अनुराधा से कहा, इस सिनेमाई भाषा को अपने कॉलेज के भाषणों बैठकों तक ही रखो, यहाँ प्रयोग करने का प्रयत्न मत करना। अब प्रश्न आता है, आपको कथा में अनुराधा के अतिरिक्त कौन सा पात्र सर्वाधिक प्रभावित करता है? हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है अजय। अजय अनुराधा का देवर है और अजय चाहता तो सास ससुर की भाषा में अनुराधा को अपमानित भी कर सकता था जब वह उसके घर आई थी, लेकिन उसने उसके स्वास्थ्य परीक्षण कराने का आश्वासन दिया। उसे अपनी गलतियों का एहसास भी हुआ कि उसे विजय को छोड़कर नहीं आना चाहिए था, बल्कि उसे संवेदना और हिम्मत उसकी बढ़ानी चाहिए थी। उसने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझ लिया। अनुराधा कहानी में अनुराधा के अतिरिक्त इतना उज्जवल चरित्र हमें और कोई दिखलाई नहीं देता और वो केवल मात्र अजय ही है। डरकर ही प्रश्न बन रहा है, डरकर ही आज मैं अपने समस्त भयों से मुक्त हो चुकी हूँ। अनुराधा ने ऐसा क्यों कहा? अनुराधा अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सास ससुर से ऊपर होकर अपने देवर अजय के घर पहुंचती है। सर कोई सुना ही नहीं दे रहे। हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही ना? मैम का फोन आया था। ओके बेटा, थैंक यू। तो हम यहाँ पे हैं कि अनुराधा अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सास ससुर से ऊपर होकर अपने देवर अजय के पास शहर पहुंचती है। वहां उसे अजय व उसकी पत्नी करुणा से अप्रत्याशित आदर प्राप्त होता है। बात बात में वह अजय से कहती है, मुझ में तो मुझ में तुम डर तो नहीं
मुझसे तुम डर तो नहीं गए? इस पर अजय कहता है, क्या कर लूंगा डर कर, जिम्मेदारियां तो घर की हैं, सावधानियां तो बरतनी ही पड़ेंगी, पर डर कर क्या उनसे भागा जा सकता है? बातों बातों में उसने अनुराधा से पूछ ही लिया, लगता है आप डर गई हैं। इस पर अजय के कथन का समर्थन करती हुई अनुराधा कहती है, हाँ, मैं डर गई हूँ, क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ और अपने आने वाले संतान के भविष्य की ओर पूरी तरह से सजग हूँ, इसलिए मैं डर गई हूँ और डरकर ही आज मैं अपने समस्त भय से मुक्त हो चुकी हूँ। अनुराधा की जीवन की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। पहला है कि अनुराधा ललित कला में अपने कैरियर को उभारना चाहती है। दूसरा, आदर्श बहू है अनुराधा। तीसरा, अनुराधा नर्म स्वभाव की है। चौथा, अनुराधा संघर्षशील है। इस तरह से एक मैं बात आपको बता देता हूँ। जब भी किसी स्त्री या पुरुष का चरित्र चित्रण आपसे पूछ लिया जाए और जिसे आप नहीं जानते हो, तो सीधी सी बात है, आप औरत का चरित्र स्त्री का है तो आप कह देंगे वह कोमल है, कार्य के प्रति अपने सचेत है, देशभक्ति से परिपूर्ण है, स्वयं समर्पित भावना रख रही है, इस तरह से त्याग की मूर्ति है, इस तरह औरत कोमलता की देवी होती है। ये कॉमन कॉमन बातें हैं जो औरत के लिए आती हैं। और यदि पुरुष कहा जाए तो लिख सकते हो कि वह देशभक्ति से परिपूर्ण है, हृष्ट पुष्ट है, कार्य के प्रति पूरी तरह से सजग है और अपने ही साथ परोपकार की भावना रखने के लिए दूसरों का भी कल्याण करना चाहता है। ये सारी बातें 4-5 विशेषताएं ऐसी होती हैं जो हर एक स्त्री में और हर एक पुरुष में प्राप्त हो जाती हैं। यदि आप नहीं लिख पाई उत्तर, तो आप इन बातों का ध्यान रखते हुए उत्तर दे देना और अंक प्राप्त कर जाओगी। अगला प्रश्न है, विजय को अधिक समय तक जीवित रखने के लिए परिवार को क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए थीं? उत्तर, एड्स ग्रसित विजय को अधिक समय तक जीवित रखने के लिए निरंतर स्वास्थ्य परीक्षण करते रहना चाहिए था। उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसके साथ सहृदयतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए था। उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए था। उसके साथ अछूतों का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्रश्न, कहानी की भाषा शैली पर साधारण टिप्पणी कीजिए। पंकज कुमार लेखक के द्वारा रचित अनुराधा कहानी चिंतन प्रधान कहानी है। इस कहानी में अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिससे इसकी भाषा शैली पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। अनुराधा का यह संवाद, मेरी प्रभावपूर्ण व्यवस्थित साज सज्जा मुझे आत्मविश्वास से भरती है। मैं क्यों ना करूं? मैं क्यों त्यागूं अपना सहज जीवन? और प्रश्नात्मक शैली भी आती है। डर कर आदमी कहाँ भागे? जिम्मेदारियां तो हैं न घर की और परिवार की और समाज की, तो कहाँ तक भागे आदमी? तो इस तरह से कहानी में जो भाषा शैली प्रयोग करी गई है वह पूरी तरह से सार्थक होने के लिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, सूक्तिपरक वाक्य और सबसे बड़ी बात कि इसमें लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का खुलकर प्रयोग किया गया है। सूक्ति प्रयोग वाक्य है, यह अधिकार सिर्फ सबल के हिस्से ही आता है। इस तरह से कहानी की भाषा शैली पूर्णतः सटीक व उच्चतम श्रेणी की है। आगे चलते हैं, कहानी का उद्देश्य क्या है? अभी करवाया था मैंने। तो कहानी का उद्देश्य नारी जीवन की समस्याओं को उभारना है और कहानी का जो शीर्षक है वो मैं करवा चुका हूँ। तो क्या पूरा दोबारा से करने की इच्छा रखते हैं? केवल ये देखना होता है शीर्षक में, क्या वह कहानी उस शीर्षक के चारों तरफ घूम रही है? दूसरी, क्या पात्र भी उसी के साथ संबंधित हैं?
और जो विद्रोही पात्र हैं, क्या वो भी उसके साथ हैं? इस तरह से कहानी पूरी तरह से छोटे-छोटे वाक्य उसी के साथ हैं। ये सब देखते हुए कहानी का शीर्षक उपयुक्त होता है। इसका एक शीर्षक और भी देखा जा सकता है, विद्रोहिणी शीर्षक भी हम ले सकते हैं। अब आता है आशय स्पष्ट करो। यह अधिकार सिर्फ सबल के लिए आता है, निर्बल के लिए तो कर्तव्य और सिर्फ दायित्व ही आते हैं। आशय है कि आज के समाज पर लेखक ने टिप्पणी की है। हालांकि निर्बल और सबल दोनों को समाज ने अधिकार दे रखे हैं, पर सबल निर्बल को दबा देता है, इसलिए वह अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता। निर्बल को केवल कर्तव्य करने का उपदेश दिया जाता है। जब वह अधिकार की मांग करता है तो उसे शक्ति से दबा दिया जाता है। उसके विपरीत सबल अपना कोई कर्तव्य नहीं निभाते, लेकिन अपने लिए ही नहीं, दूसरों के अधिकारों का भी वह सही रूप में प्रयोग कर लेते हैं। अनुराधा का पति, अब अगला आता है कि भोक्ता तो भोक्ता, कर्ता भाव भी मुझसे कोसों दूर था। उत्तर आता है आशय स्पष्ट करने में कि अनुराधा का पति विजय आखिर चला ही गया, उसकी मृत्यु हो गई। एड्स की वजह से उसका बचना मुश्किल ही भी नहीं, उसका बचना मुश्किल ही नहीं था। लेखक कहता है कि अनुराधा को पति के बाद संस्कार में हिस्सा बनाया जाना चाहिए था। यह उसका अधिकार भी था, पर बनाया जाना अम्मा अम्मा का अम्मा का रूप लेकर माँ का पूरी तरह से फर्ज निभाना और पिता का पिता बनकर पूरी तरह से फर्ज निभाना विजय के बिल्कुल खिलाफ था। अम्मा और बाबूजी अजय व उसके परिवार से कोई कार्य भी नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन जहां जरूरत पड़ी उसका हाथ लगवा देते थे। असल में अनुराधा के प्रति घर वालों का व्यवहार उपेक्षात्मक था। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित पंक्तियों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? पहला प्रश्न है, पर इसके लिए मैं अकेले इन्हें ही दोषी क्यों मानूं? उत्तर आता है प्रश्नात्मक शैली। ख आता है, बाबूजी मुझे अपना चेकअप कराना है। उत्तर है संबोधात्मक शैली। प्रश्न आता है, उफ, ये शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां। उत्तर आता है विस्मयात्मक शैली। और गांव गवई का पक्का मकान, बीच में आंगन, चौतरफा बने कमरे तथा आंगन के चौतरफा बड़े गोल गोल खंभों वाले दोहरे बरामदे। उत्तर आता है वर्णात्मक शैली। तो इस तरह से हमारे इस अनुराधा नामक पाठ के दिए गए पीछे प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह से पूर्ण हो गए। कुछ एक लघु प्रश्न आ रहे हैं, 1 मिनट होल्ड करना बेटा। यस हाँ बेटा। हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, इस पाठ से कुछ और प्रश्न छोटे छोटे जुड़ रहे हैं। औरत देही ही नहीं, दिल और दिमाग भी रखती है। वाक्य अनुराधा ने किससे कहा? उत्तर आएगा स्वयं से। विजय के छोटे भाई अजय ने घर क्यों छोड़ा? वह बड़े भाई विजय के रोग से भयभीत था। तीसरा, सभी विजय को छोड़कर चले गए, मगर मैं कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? अनुराधा ने कहा। क्यों? क्योंकि वह अपने संस्कारों और सामाजिक मर्यादाओं से बंधी हुई थी। प्रश्न आता है छोटा सा, अनुराधा के विचार से अधिकार इसके किसके लिए बने हैं? उत्तर आता है जो पहलवान होता है, ताकतवर होता है, सबल होता है, उसके लिए। कथा के प्रारंभ में अनुराधा ने क्या कहा? मैं अपने अधिकारों की मांग करती हूँ।
एड्स का रोग क्या संक्रमित रोग है? एचआईवी संक्रमित खून चढ़ने से एड्स का रोग संक्रमित हो जाता है। डॉक्टर ने अनुराधा को पति से बचे रहने के लिए निर्देश दिया था। क्या ये सही था? हाँ, क्योंकि स्वयं उसकी देखभाल करते हुए उस अपना बचाव भी उसे करना था। प्रश्न, अनुराधा की स्थिति में किसी भी नारी को सामाजिक मर्यादाओं और संस्कारों का क्यों होना चाहिए और किस लिए होना चाहिए? उत्तर आता है क्योंकि इससे वह सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होती है। आता है एक प्रश्न, मैं जानता हूं मेरा रोग लाइलाज है, विजय का यह कथन क्या पूर्णतः सही है? उत्तर आता है, आज के इस समय में एड्स जैसी बीमारी का लाइलाज का नाम दिया जा रहा है, परंतु अब सरकार का कहना है कि एड्स जैसी बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन इस बीमारी की जल्दी ही सही जानकारी व इलाज के द्वारा रोग से मुक्ति भी दिलाई जा सकती है। परंतु विजय का रोग काफी पुराना हो चुका था, इसलिए उनका कथन सही है। मैं जानता हूं मेरा रोग लाइलाज है। तो इस तरह से अभी अभी आपने अनुराधा नामक पाठ को पूरी तरह से पढ़ा, उसका सार करा, उसके पीछे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करें और लघु प्रश्न काफी संख्या में पूर्ण करें। अब हम अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। अगला पाठ हमारा जो रहेगा वो पीढ़ियां और गिट्टियां रहेंगी। तो पीढ़ियां और गिट्टियां के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था और इन्होंने अनेक रचनाएं रची, जैसे रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। इनके हास्य व्यंग की भी बहुत सी रचनाएं हैं, जिसमें भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हंसते हैं रोते हैं, ये इनकी रचना है। इनका जन्म जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था, इनकी मृत्यु 1995 में हुई थी। यही एक पहले सबसे पहले व्यंग के रचनाकार हैं। इनकी भाषा आम बोलचाल की भाषा रही है। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में एक ऐसा विधा है जो व्यंग है। पीढ़ियां और गिट्टियां व्यंग रचना है। इसके रचयिता व्यंगकार हरिशंकर परसाई हैं। यह रचना एक तरफ से दो पीढ़ियों का फर्क बताती है, तो दूसरी तरफ उन लोगों का भी जबरदस्त कटाक्ष करती है जो बिना कार्य किए फल की चिंता या कामना करते रहते हैं। अब हम पीढ़ियां और गिट्टियां जो हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित है का लघु सार प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तर है, पीढ़ियां और गिट्टियों में व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने वृद्ध साहित्यकारों और युवकों की मानसिकता उजागर की है। ये ही वे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने जीवन में भरपूर सुख प्राप्त किया, लेकिन इन सुखों और प्रतिष्ठा को छोड़ना वे नहीं चाहते। प्राकृतिक दृष्टि से तो वे अक्षम हो जाते हैं, लेकिन बनावटी तरीके अपनाकर दिखाना चाहते हैं कि वे आज भी वही सुख भोग रहे हैं जो पहले भोग रहे थे। वस्तुतः वृद्धों को खुशी खुशी सारा मोह और लाभ छोड़कर सब कुछ अगली पीढ़ी पर सौंप देना चाहिए, जिससे उनके विकास के मार्ग में कोई बाधा ना आए और उनका विकास प्रशस्त हो सके। किसका विकास? नई पीढ़ी का। अब इस लघु सार के बाद प्रश्न आ रहा है, एक दिन तरुणों अर्थात जवान युवाओं ने वृद्धों से कहा कि आप वायु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध और कला वृद्ध हो गए हैं, आपकी श्रेणी देवताओं की श्रेणी हो गई है। तो उत्तर में वायोवृद्ध क्या कहते हैं, जिन्हें साहित्यकार कहा जाता है, वो कहते हैं, लेकिन हमारा यश क्या क्या होगा, हमारे झंडों का क्या होगा, हमारे भोग का क्या होगा, हमारी श्रद्धा
हमें चाहिए उसका क्या होगा? और अर्थ अर्थात धन भी हमें चाहिए, उसका क्या होगा? क्वेश्चन बनता है, तरुणों ने साहित्यकार से ये क्यों कहा? इन सब की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी-अभी जो उत्तर दिया उन्होंने, उसका उन्होंने कहा इसकी इन सभी की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। तो उत्तर वो वायुव्रत क्या कह रहे हैं? अब वे काम करवाना नहीं चाहते। अब वे चाहते हैं कि हम बैठ जाएँ और तरुण काम करें। प्रश्न बनता है कि एक वयोवृद्ध ने यह कहा कि हम कर्म के बिना कैसे जीवित रहेंगे। इस पर तरुण ने उत्तर दिया कि आप एक दूसरे को अपना संस्मरण सुनाएं, उसे रिकॉर्ड होता देखेंगे और हम उसकी एक किताब छपवा देंगे। इस तरह से प्रश्न उत्तर चलते रहते हैं। प्रश्न बनता है, लड़के बाहर आनंद कर रहे हैं और हम देवता बने इस मंदिर में कैद हैं। वयोवृद्ध ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उत्तर आता है, क्योंकि इससे वह चाहते हैं कि हमारा जो अधिकार थे वो हमसे छीने जा रहे हैं। प्रश्न बनता है, सभी चबूतरे पर खड़े थे और सभी वायुव्रत के हाथों में पत्थर थे। क्यों? उत्तर, क्योंकि वह देवता बनकर मूर्ति बनकर बैठना नहीं चाहते थे। उन्हें ऐसी पूजा नहीं चाहिए थी जिससे उनके अधिकारों से उन्हें वंचित किया जा सके। इस तरह और प्रश्न बन रहा है कि तरुणों ने क्यों कहा आप लोग देवता हैं दरोगा नहीं, देवोचित व्यवहार करो। उत्तर आता है, क्योंकि उत्तर में यह आएगा, हमारा जीवन पर अधिकार है, हम वायुवृद्ध ही सही लेकिन हम अपने अधिकारों को छोड़ नहीं सकते। एक पथिक ने दूसरे से क्या पूछा? एक पथिक ने दूसरे से यह पूछा कि क्या मामला है? प्रश्न बनता है, तो पहले पथिक ने क्या उत्तर दिया? उत्तर दिया कि 2 पीढ़ियों की कलागत मूल्य पर बहस चल रही है। प्रश्न बन रहा है कि व्यंग किसे कहते हैं? उत्तर है, जब कही गई बात का अर्थ कुछ और हो तथा जो किसी विसंगति यानी जो होना चाहिए वह ना होकर कुछ और हो रहा हो पर चोट कर रहा है तो वह व्यंग कहलाता है। इस तरह से लघु प्रश्न बन रहा है, देवता जब अकेले छूट गए तब उनका ध्यान तरुणों पर क्यों गया? उत्तर आता है, क्योंकि देवता जो वयोवृद्ध थे कहीं वह उनका स्थान तो नहीं ले रहे। प्रश्न, वृद्ध बातें करते करते एकदम उदास हो गए, क्यों? क्योंकि वे देवता बने मंदिर में सजे थे और युवा आनंद उठा रहे थे। प्रश्न, तरुणों ने वृद्धों को किस रूप में प्रतिष्ठित कर दिया? उत्तर, देवता रूप में। प्रश्न, युवकों ने वृद्धों को कर्मशील बने रहने के लिए क्या सलाह दी? उत्तर, परस्पर संस्मरण सुनाएं, बाद में किताबें छपवा दी जाएंगी। वृद्ध सबसे अधिक किस बात पर क्षुब्ध थे, नाराज थे? उत्तर, उन्हें अपना अधिकार युवक के हाथों में चले जाने पर वो सबसे ज्यादा क्षुब्ध थे, उदास थे। वृद्ध तरुणों पर पत्थर क्यों मार रहे थे? उत्तर, वे इसलिए मार रहे थे क्योंकि उन्हें सुविधाओं से वंचित किया गया था। प्रश्न, जो वृद्ध मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया उसका क्या हुआ? उत्तर, वह युवकों से सहानुभूति लगाए रखा। प्रश्न, पीढ़ियां और गिट्टियां शीर्षक व्यंग्य रचना के लेखक कौन है? उत्तर आता है, हरिशंकर परसाई। इस रचना में नई पीढ़ी के लोगों ने पुरानी पीढ़ी के लोगों को कहां स्थापित कर दिया? उत्तर आता है, मंदिर में। पीढ़ियां और गिट्टियों के आधार पर हरिशंकर परसाई की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, पीढ़ियां और गिट्टियां व्यंग आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया कहानी है। छोटे छोटे वाक्य हैं,
जो संवाद के रूप में लिखे गए हैं। संवाद विषय के अनुकूल है, सटीक है। कहीं कहीं तो लेखक ने हाजिर जवाबी का भी अच्छा परिचय दिया है। व्यंग लेखक के शब्द और वाक्य रचना बिल्कुल स्पष्ट और सीधी है। व्यंग लेख में संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। व्यंग्यात्मक शैली है। स्थान स्थान पर सटीक मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। पुरानी वर्तनी भी इस्तेमाल करी गई है। कादम्बनी के स्थान पर कादम्बनी का आधा माँ की जगह बिंदी लग जाती है। मंदिर के स्थान पर मंदिर। और इस तरह से अनेक शब्दों का प्रयोग पुरानी वर्तनी का इस्तेमाल करना दर्शाता है। उक्त सभी बातें से स्पष्ट हो जाता है कि हरिशंकर परसाई की भाषा शैली विशेषताओं को समेटते हुए उच्चतम स्तर पर आसीन हो रही है। प्रश्न: लड़के इस समय न जाने क्या कर रहे होंगे। वृद्ध के इस कथन पर कौन सा भाव निहित है? उत्तर: देवता बन जाने पर भी उसका मोह छूटा नहीं है। प्रश्न: किसी भी व्यंग रचना में प्राय कौन सी शब्द शक्ति सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती है? उत्तर आता है व्यंग व्यंजना शब्द शक्ति। जो शब्द का बोध कराती है और जिसमें व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण नजर आता है, वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है। खाने खेलने दो लड़कों को, यह कथन किसका है? एक समझदार वृद्ध का। आपने पाठ पीढ़ियां और गिट्टियों से क्या सीखा? हमने यह सीखा कि वृद्धों और तरुणों की मानसिकता को हमें जानना चाहिए। इसमें व्यंग का अर्थ भी हमें पता चला। साथ ही साथ इसमें किस तरह की शैलियां का प्रयोग भी किया है, उसका भी पता चला। भाषा किस तरह की प्रयोग कर हम अपनी कहानी को पाठकों तक पहुंचा पाने में सरल होते हैं, सक्षम होते हैं। भाषा सरल होनी चाहिए, इसका भी पता चला। इसमें दो पीढ़ियों का संघर्ष है, ये भी हमें पता चल रहा है। इस तरह से व्यंग प्रश्न बन रहा है। व्यंग किसे कहते हैं इसे मैं समझा चुका हूं, लेकिन फिर उत्तर दे देता हूं। जब कही हुई बात का कुछ और अर्थ हो और जो किसी विसंगति पर चोट करता हो, उसे व्यंग कहते हैं। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी से आप क्या चाहते हैं? उत्तर: नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से चाहती है कि वह अब नई पीढ़ी को आशीर्वाद दे, उनका मार्ग प्रशस्त करे। पुरानी पीढ़ी साहित्य सर्जन का भार अपने कंधों से उतार दे, उनके अर्थात नई पीढ़ी के कंधों पर इस भार को रख दे। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी की सारी सुविधाएं प्रदान कर दे। श्रद्धा के साथ यह भी चाहिए कि उन्हें विश्राम प्रदान करे जो वयोवृद्ध हैं। पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी को आगे क्यों नहीं आने देते? उत्तर है पुरानी पीढ़ी के लोगों ने जीवन भर सुख और प्रसिद्धि प्राप्त की है, लेकिन इन सुख और प्रतिष्ठा को वे छोड़ना नहीं चाहते। प्राकृतिक दृष्टि से वे कमजोर हो चुके हैं, पर उनमें मोह व लोभ अब भी बरकरार है। इसी कारण पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी को आगे आने से रोकते हैं। लेखक ने सभी वृद्धों पर व्यंग किया है या खास प्रकार के वृद्धों पर? इस पाठ से हमें समझाओ। उत्तर आता है लेखक ने व्यंग लेख में खास तौर पर बुद्धिजीवी के वृद्धों पर व्यंग किया है। ऐसे वृद्ध जिनका लेखन चूक गया है, उन्हें नकारा गया है, यह व्यंग सभी वृद्धों पर लागू नहीं होता। जैसे इस लेख में हर वृद्ध एकत्र होकर अपने संस्मरण सुनाते हैं, परंतु इस लेख में वृद्ध साहित्यकारों, कलाकारों, मूर्तिकारों, चित्रकारों आदि पर विशेष व्यंग किया गया है, जो अपनी परंपराओं से हटना नहीं चाहते, अपने झंडे बरकरार रखना चाहते हैं। इस तरह से प्रश्न आता है,
एक देवता जो मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक देवता जो दूसरे मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया, उसके बारे में अपने विचार बताइए। एक देवता जो मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया, इन्हीं देवता बने वृद्धों में से एक समझदार निकला। उसने वृद्धों से कहा कि वे युवक हैं, तरुण हैं, खाने खेलने लायक हैं। हम तो इस योग्य अब नहीं रहे। ज्यादा खाएंगे तो हर्जाना हमारा हमें हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हमारा हाजमा खराब हो जाएगा। कुछ काम करेंगे तो हमारी सांसें फूल जाएंगी। ये भोग का जीवन अब हमारे लिए नहीं रहा। इतना ही काफी है कि वे हमारी वंदना करते हैं। लेकिन दूसरे देवताओं को यह बात पसंद नहीं आई। देवता का मतलब जो दूसरे वृद्ध थे, उन्होंने उसका प्रतिवाद किया और यह देवता इनमें शामिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जो पहले वाले, उन्होंने इस बात का विरोध किया और कहा कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? इस तरह से तो तरुणों का हमारे अधिकारों पर अधिकार हो जाएगा। जो एक देवता था जो मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया, यह देवता इसमें शामिल नहीं हुआ। इन वायुभद्रों में उसने वही किया जो ऐसे मौके पर अकेला पड़ जाने पर व्यक्ति करता है। सभी देवताओं में यही आदमी अच्छा था। लेखक भी चाहता है कि बुजुर्गों को ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें अपनी स्थिति और क्षमता का बोध होना चाहिए। दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि रखनी चाहिए। लेखक सभी बुजुर्गों पर व्यंग नहीं करता, केवल उन पर करता है जो अपने निरर्थक स्वार्थ के कारण दूसरों के रास्ते में बाधा बन जाते हैं। ऐसे वृद्धों पर लेखक ने व्यंग करा है। एक प्रश्न और बन रहा है जिसका अर्थ बताना है कि निम्नलिखित उक्तियों का अर्थ बताइए। वे भोजन से अधिक मात्रा में पाचन का चूरन खाते। उत्तर आता है, वृद्धों की पाचन शक्ति कमजोर हो चुकी है। वे भोजन भी नहीं पचा सकते। भोजन से अधिक चूर्ण खाने पर मजबूर हो जाते हैं। एक और आता है कि आपको हम हर पुस्तक में रखवाएंगे और जो प्रकाशक धन देने में आनाकानी करेगा उसे ठीक करेंगे। उत्तर आता है, साहित्यकारों को अब प्रकाशक रॉयल्टी देने में आनाकानी करते हैं। तरुण वृद्ध साहित्यकारों को भरोसा दिलाते हैं कि प्रकाशक अब उनकी रॉयल्टी नहीं रोक सकेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें ठीक कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित पाठ यहाँ पर और उसके प्रश्न उत्तर समाप्त हो रहे हैं। अब थोड़े से और प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि बहुत महत्वपूर्ण, कि स्नेहपूर्ण सामाजिक वातावरण युवकों की मानसिक भावनात्मक विकास और भौतिक उपलब्धियों के लिए पुरानी व नई पीढ़ी के बीच किस प्रकार का संबंध आवश्यक है? उत्तर आएगा, नई पीढ़ी के मन में अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास बनाए रखने के लिए उन्हें वृद्धों द्वारा दिए गए आशीर्वाद व प्यार की आवश्यकता है। बड़ों को भी चाहिए कि वे अपने तरुणों को आशीर्वाद दें। समाज के वृद्ध प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा यदि शिक्षा युवाओं को दिया मिलती है तो युवाओं और वृद्धों में खुलकर बातचीत होती भी रहेगी, जिससे केवल युवा और वृद्ध ही नहीं, हमारा क्षेत्र, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा समाज तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होता ही चला जाएगा। बेटा समय क्या हो गया है? सर 1 o'clock हो गया सर। समय हो चुका है ना बेटा? तो अभी अभी हमने ये पाठ भी समाप्त कर लिया, हरिशंकर परसाई के द्वारा पीढ़ियां और गिट्टियां जो लिखी थी। ठीक है बेटा? तो उम्मीद रख रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। ओके यस बेटा? सर।
तो अब हम ये लेसन यहीं समाप्त करते हैं और कल छोड़ परसों आपसे फिर मिलेंगे शाम के 7 बजे। ठीक है बेटा? जी सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बेटा। बाय सर। मिलेंगे शाम के 7 बजे। ठीक है बेटा? जी सर, थैंक यू सर। ओके।